हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 की जो आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है 24 तारीख को। तो 24 तारीख को जो आपका विज्ञान का पेपर होगा उसके लिए आपके शेखावटी मिशन 100 टीम की ओर से जो आपके मॉडल पेपर तैयार किया गया उसका मॉडल पेपर नंबर आपके 2 इस वीडियो में सोल्व करेंगे। और आप देखते होंगे कि ये वीडियो आपको इस चैनल पे कैसे मिल रहा है। तो अब आपको बच्चों इस चैनल पर ही आपको ये 7 दिन तक आपका वीडियो मिलेगा, क्योंकि आपका जो मेन चैनल है उसके ऊपर आपके जो कम्युनिटी स्ट्राइक आ चुकी हैं। तो कम्युनिटी गाइडलाइन के कारण अब आप उसमें 7 दिन तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपका पेपर होने के कारण मुझे वीडियो अपलोड करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपकी इस चैनल पे आपकी जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपके जो यूट्यूब है वो लगातार आपके नोटिफिकेशन नहीं भेज रहे हैं, इसलिए आपके पास में जो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है, यानी कि वीडियो का जो नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आपको वीडियो नहीं मिल पाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं आपका जो वीडियो का लिंक है अपने व्हाट्सअप ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। इसके आपके जो वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके जो सभी वीडियो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, क्योंकि आपकी जो पेपर है वो 7 दिन में आपके ख़त्म हो जाएंगे और 7 दिन तक मैं आपके उस चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। इस कारण अब मैं आपके इस चैनल के ऊपर आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपकी तैयारी के लिए, ताकि आपका जो स्कोर है वो अच्छा आप प्राप्त कर सकें और आपका जो सपना है टैबलेट लेने का वो टैबलेट का सपना आप पूरा कर सकें। तो जिन भी बच्चों का सपना है इस बार टैबलेट प्राप्त करने का, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन करके ऐप के ऊपर आपके जो 160 प्रश्नों का मैंने आपके टेस्ट डाल रखा है उसको ज़रूर दे देना। उसमें आपकी काफ़ी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो में आपसे एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी चर्चा करेंगे। कई बार है जो लास्ट बार भी आपके जो 2023-24 के पेपर में भी जो शेखावटी मिशन 100 का जो मॉडल पेपर आया था उसमें से सेम टू सेम क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आए थे। तो ये आपके 2 मॉडल पेपर हैं, मैं दोनों ही मॉडल पेपर का आपको सॉल्यूशन करवा दूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपका जो पहला क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में सोल्व करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके ये है कि कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। तो कल्टीवेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कल्टीवेटर का जो उपयोग है वो खेत की जुताई करने के लिए कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। तो खेत की जुताई करने का जो आधुनिक जो साधन है वो कल्टीवेटर है। इसका उपयोग करने से जो श्रम और समय दोनों की बचत होती है। तो जुताई करने में कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। बाकी हल का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन वो परंपरागत साधन है, और कुदाली का भी प्रयोग किया जाता है। तो जुताई करने के लिए काम में लेते हैं। निराई क्या होती है? खरपतवार को हटाने की जो प्रक्रिया होती है इसको निराई कहा जाता है। और जो खरपतवार जो फसल के साथ में अनावश्यक पौधे उग जाते हैं उनको निराई कहते हैं। सिंचाई एक निश्चित समय अंतराल के बाद में फसल को पानी देने की जो प्रक्रिया होती है इसको सिंचाई कहते हैं। और सिंचाई की अलग अलग विधियाँ हैं, पारंपरिक विधियाँ और आपकी आधुनिक विधियाँ। तो परंपरागत जो विधियाँ आपने देखी होगी, सिंचाई की अलग अलग विधियाँ हैं जिसमें आपके जो कई यंत्र हैं जिसके द्वारा मोट है, चैन पंप है, चड़स है, ढेकली है, रहट है, ये सभी आपके पारंपरिक आपके यंत्र होते हैं। आधुनिक सिंचाई की विधियों की बात करें तो 2 आपके नाम याद रखना है। एक तो छिड़काव तंत्र और एक आपका ये फव्वारा पद्धति कहते हैं इसको। और दूसरा अगर आपको नाम याद करना है तो आप इसमें करेंगे बूंद बूंद पद्धति, जिसको टपकन विधि या फिर जो इसको टपकन विधि या ड्रिप सिस्टम भी इसको कहा जाता है। तो दोनों का नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। और कटाई में किसका काम में लेते हैं? तो कटाई के लिए हम जो काम में लेते हैं वो दर्राती को काम में लेते हैं। और दर्राती के अलावा एक मशीन भी काम में लेते हैं, इसको हार्वेस्टर कहा जाता है। क्या काम में लेते हैं? हार्वेस्टर कहा जाता है। और अगर हार्वेस्टर से तो फसल की कटाई होती है, और अगर थ्रेसिंग करनी है तो थ्रेसिंग क्या होती है? दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। और उसके लिए जो मशीन काम में लेते हैं उसको थ्रेसर कहा जाता है। और थ्रेसर और हार्वेस्टर का जो कंबाइन रूप होता है इसको कंबाइन कहा जाता है। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद कर लेना है। कमेंट करके बताना आपको 2 तो रबी की फसलों के नाम और 2 खरीफ की फसलों के नाम आपको कमेंट करके बताना है। जो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता जाऊँ उन सभी के उत्तर आपको कमेंट करते जाना है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर इस चैनल के इस वीडियो के ऊपर आप जो 1000 लाइक पूरे कर देते हैं तो फिर आपके जो दूसरा इसका जो पेपर है मॉडल पेपर फर्स्ट, इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ताकि आप जो अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। फिर आपके अगला प्रश्न है कि वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? तो वन उन्मूलन का जो स्थायी हल है वो आपके पुनर्वन रोपण हो जाएगा। वन को वापस रोपना, पेड़ पौधों को लगाना ज़्यादा से ज़्यादा, ये इसका उत्तर रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि साइलो का उपयोग किस कार्य में होता है? तो साइलो का जो उपयोग है वो अनाज के भंडारण में किया जाता है। ठीक है, अनाज का भंडारण करने में साइलो का उपयोग करते हैं। और इसके अलावा जो साइलो के अलावा नीम की जो सूखी पत्तियाँ होती है उसको घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग में लिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो भंडारण में साइलो का उपयोग करते हैं। बड़े बड़े जो भंडार गृह होते हैं उनमें बोरे रखे जाते हैं, इनको अनाज भंडारण हेतु साइलो का उपयोग किया जाता है। नाम इसका याद रखना, साइलो भंडार होते हैं जो कि अनाज के भंडारण में काम आते हैं।
अगला प्रश्न आपके वाहनों में सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है। तो वाहनों में जो सबसे कम प्रदूषक ईंधन है वो कौन सा है, तो इसके लिए आपको नाम याद करना है सीएनजी। सीएनजी जो होता है वो वाहनों में कम प्रदूषक ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। आजकल जो सीएनजी वाहन चलाए जा रहे हैं इसमें आपके सीएनजी गैस ही काम में लेते हैं। इसका जो पूरा नाम होता है सीएनजी का वो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और हिंदी में इसको कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। तो हिंदी में इसको कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसको कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। एलपीजी जो होती है अपने घरों में ईंधन के रूप में काम आती है। अपने घर पे जो गैस का सिलेंडर है वो आपके एलपीजी गैस के होता है, और इसका पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। हिंदी में इसको द्रवित पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। तो ये नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा जो डीजल और पेट्रोल होते हैं, डीजल जो होता है वो भारी वाहनों के मोटरों में जो ईंधन के रूप में काम आता है। एक कमेंट करके आपको ये बताना है कि विश्व का जो पहला तेल का कुआं है वो कहाँ पर खुला था। तो यह आपको याद कर लेना है। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में खुला था, ड्रिल किया गया था। और उसके 8 साल बाद में, कितने साल बाद में, 8 साल बाद में आपके जो भारत में असम का जो माकुम नामक स्थान है वहाँ पर है जो 1867 में इसकी जो ड्रिल किया गया था 8 साल बाद में। फिर आपके इसमें एक अगला प्रश्न है कि निम्न में से अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव क्या कहलाता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो अप्रिय काला गाढ़ा द्रव होता है, जो कि बहुत खराब गंध आती है, इसको अप्रिय काला गाढ़ा द्रव कहा जाता है। तो याद कर लेना, अप्रिय काला गाढ़ा द्रव जो होता है वो कोलतार होता है। कोलतार जिसका प्रयोग है जो सड़क बनाने में किया जाता था पहले, पक्की सड़क बनाने में। और इसका जो उपयोग है वो है जो मौत और अन्य कीटों को भगाने में जो नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जाती हैं वो कोलतार की ही प्राप्त करते हैं। फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पीसीआरए का। तो पीसीआरए का एक तो आपको फुल फॉर्म बतानी है। पीसीआरए का जो फुल फॉर्म है वो आपको याद कर लेनी है। पीसीआरए की फुल फॉर्म क्या होती है आप कमेंट करके बताएंगे। और पीसीआरए ने जो लोगों को क्या सलाह दी है गाड़ी चलाते समय, आप जो किस प्रकार से पेट्रोल डीजल बचाएंगे, तो 4 आपकी सलाह दे रखी है कि जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलानी चाहिए। यातायात लाइटों अथवा जहाँ पर आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए, और टायरों का दाब सही रखना चाहिए, और गाड़ी का नियमित रख रखाव करना चाहिए। ये पेट्रोल डीजल बनाने के 4 उपाय है, वो आप अच्छे से याद कर लेना। पीसीआरए के द्वारा दिए गए। पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या होता है, पीसीआरए का फुल फॉर्म होता है भारतीय पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ये भारत में जो एक संघ कार्य करता है जो कि लोगों को पेट्रोल बचाने की सलाह देता है। फिर आपके अगला प्रश्न बनता है कि भूकंप आने का कारण क्या है। तो भूकंप आने का कारण क्या है, भूकंप का कारण है प्लेटों की गति। करेक्ट आंसर आ जाएगा, भूकंप आने का कारण है प्लेटों की गति। और भूकंप जो मापी यंत्र होता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, या फिर इसको भूकंप लेखी भी कहते हैं, और इसको रिक्टर पैमाना भी कहा जाता है। ये अलग अलग चीज़ें हैं जो कि भूकंप मापने में काम आती हैं। फिर आपके प्रश्न है ये कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो समतल दर्पण जैसे अपन रोज़ अपन जो जिस दर्पण में मुंह देखते हैं अपना, वो समतल दर्पण ही है। उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है। सीधा मतलब बनने का मतलब क्या है, मान लो अपन दर्पण के सामने खड़े हैं, तो अगर दर्पण के सामने कोई एक व्यक्ति खड़ा है इससे, तो इसका जो फोटो है दर्पण में बनेगा तो इसका सिर ऊपर ही रहेगा और इसके पैर है वो नीचे ही रहेंगे। ये सीधा, इसको सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। जबकि उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है, मान लो यही प्रतिबिंब उल्टा होता तो ये इसका जो पैर है वो तो ऊपर हो जाता, ठीक है, और इसका जो सिर है वो नीचे हो जाता। इसको अपन उल्टा प्रतिबिंब कहते हैं। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा ही बनता है, ठीक है, सीधा बनता है। तो इसके अलावा आपको और क्या चीज़ याद रखनी है, ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से उतना ही दूर बनेगा जितना कि हम दर्पण के सामने। तो ये आपको याद रखना है, जितना दूर हम दर्पण से आगे खड़े होंगे अपना प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। इसके अलावा हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, और अपने जितनी ऊंचाई होती है उतना ही प्रतिबिंब ऊंचा बनता है, यानी कि वस्तु के आकार के बराबर बनता है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मान लो कोई व्यक्ति 2 मीटर का है, और ये 2 मीटर का कोई एक व्यक्ति है, और इसको अपना फोटो पूरा इस दर्पण में देखना है, तो कम से कम मुझे कितना मीटर का जो दर्पण होना चाहिए, तो इसका आधा, 2 मीटर का आधा कितना हो जाएगा, 2 मीटर का आधा 1 मीटर हो जाएगा। तो अगर आपको जो कोई पूछे कि 10 मीटर का कोई एक खंभा है, इसको एक दर्पण में देखना है, तो कितने मीटर का आपके पास में दर्पण होना चाहिए इसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, तो 10 मीटर का आधा, 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रखनी है कि मान लो दर्पण से हम 5 मीटर दूर खड़े हैं, तो हमारा प्रतिबिंब भी दर्पण से 5 मीटर दूर ही बनेगा। तो हमारे में और दर्पण के बीच में कितनी दूरी हो जाएगी, 5 और 5 10 हो जाएगी। मान लो कोई ये 5 मीटर दूर खड़ा है और ये 1 मीटर दर्पण की ओर आता है, तो अब दर्पण में कहाँ खड़ा है, ये 4 मीटर इधर खड़ा है, तो अपना प्रतिबिंब 4 मीटर इधर ही खड़ा रहेगा। तो अब दूरी कितनी रह जाएगी, 4 और 4 8 रह जाएगी। तो ये संख्या आपको अच्छे से याद कर लें।
फिर आपके जो इसमें परावर्तन का जो प्रकार है वो आपको ध्यान रखना है कि परावर्तन जो होता है वो इसमें आपके जो नियम है परावर्तन के प्रकाश के वो आपको याद कर लेना है कि इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। जितना कोण आई होगा उतना ही कोण आर होता है। तो ये आपतित किरण होती है और ये आपतित किरण है और परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण जितना कोण बनाती है अभिलंब के साथ में उसको कोण आई कहते हैं और परावर्तन के बाद में जितना कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। इसको आई आर से लिखते हैं। तो परावर्तन का नियम ये है कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेत्र का उभरा हुआ भाग जो सामने से पारदर्शक भाग होता है इसको क्या कहते हैं? तो नेत्र का जो उभरा हुआ भाग होता है सामने का पारदर्शक भाग उसको क्या कहा जाता है? कार्निया कहा जाता है। याद करें इसको, कार्निया कहा जाता है। अच्छा, हमारी आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? याद करके कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आपके अगला प्रश्न है कि संचरणीय रोग से क्या आशय है? तो संचरणीय रोग क्या होता है? संचरणीय रोग कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले रोग होते हैं जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु के द्वारा, जल के द्वारा या फिर भोजन के द्वारा या कायिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं, उसको अपन संचरणीय रोग कहते हैं। कुछ संचरणीय रोग के उदाहरण जैसे हैजा है, हैजा, सामान्य जुकाम है, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स है, क्षय रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। तो जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ उसमें हजारों जो वायरस होते हैं वो भी वायु में आ जाते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। तो ऐसे रोग को संचरणीय रोग कहा जाता है। फिर आपके लिए एक प्रश्न है कि मलेरिया किस मच्छर के कारण फैलता है? एक तो मलेरिया के बारे में बताना आपको, मलेरिया किस मच्छर के द्वारा फैलता है, और एक डेंगू जो है वो किस मच्छर के कारण फैलता है। दोनों मच्छरों का नाम आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक उत्तम अग्निशमक क्यों है? तो याद कर लेना आप इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो एक अच्छा अग्निशमक क्यों है? तो CO2 का जो प्रयोग है वो कब किया जाता है? जब जो पेट्रोल और डीजल में जो आग लग जाती है तब इससे बुझाने के लिए हम इसमें जो CO2 का जो प्रयोग करते हैं आग को बुझाने के लिए। तो पेट्रोल और डीजल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में आग के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशमक होता है। इसका कारण क्या है? ऑक्सीजन से भारी होने के कारण ये जो CO2 है वो CO2 जो होता है ऑक्सीजन से भारी होने के कारण ये CO2 को आग को एक कंबल की तरह जो लपेट लेता है और इसका जो ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है और इसके कारण जो आग नियंत्रित हो जाती हैं। इसके कारण ये कि ये जो सामान्य विद्युत उपकरणों को कोई लाभ हानि भी नहीं पहुंचाता है। तो ये जो CO2 होती है वो आग बुझाने का कार्य करता है और ऑक्सीजन जो होती है वो वस्तुओं को जलाने का कार्य करती हैं। तो ऑक्सीजन का और उस आग का जो संपर्क तोड़ देती है ये CO2, इस कारण से ये सबसे अच्छा जो अभी अग्निशमक है। अच्छा, जो फायर ब्रिगेड होती है उसके नंबर आपको कमेंट करके बताने कि मान लो कहीं पे आग लग गई है और आपको जो अग्निशमक यंत्र सेवा बुलानी है तो उसके टेलीफोन नंबर क्या है आप कमेंट करके बताना। देखिए, इसके अलावा एक आपको चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर याद होना चाहिए। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है वो भी आपको कमेंट करके बताना है कि आपको पता होगा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या होता है। हर किताब के पीछे लिखा हुआ है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर उल्टी गिनती है, वो क्या है उल्टी गिनती, आपको कमेंट करके बतानी है। नेक्स्ट है फिर आपके अगला प्रश्न है कि शुक्राणु में पूंछ किस काम आती? तो शुक्राणु जो होते हैं उनको गति करने में सहायता करती है उनकी पूंछ। तो याद कर लेना, शुक्राणु की जो गति करने में कार्य करते हैं ये। और शुक्राणु के कितने भाग होते हैं? प्रत्येक शुक्राणु के कितने भाग होते हैं? तो प्रत्येक शुक्राणु के इसमें आपके 3 भाग है। एक तो सिर भाग होता है, एक पूंछ होती है और एक मध्य भाग होता है। तो 3 भाग शुक्राणु के होते हैं। इसके अलावा आपको एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि बाह्य निषेचन किस में पाया जाता है। एक तो ये कमेंट करके बताना है, एक आंतरिक निषेचन किस में पाया जाता है। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन किन किन जंतुओं में पाया जाता है, कमेंट करके आपको आंसर बताना है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है? तो ध्वनि प्रदूषण से जो कई सारे मानसिक रोग होते हैं, मनुष्य जो इसमें चिड़चिड़ा हो जाता है। अगला प्रश्न है फिर आपके ये नेक्स्ट, फिर आपके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, जिसमें आपके पहला प्रश्न है कि खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको निराई कहा जाता है। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहा जाता है। खाद एक पदार्थ है, तो खाद एक, तो आपको याद रखना है खाद एक क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है। खाद क्या है? एक प्राकृतिक पदार्थ है। जबकि उर्वरक जो होता है एक मानव निर्मित लवण होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक में मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें खाद और उर्वरक में आपको अंतर के रूप में याद रखना है। क्षतिग्रस्त बीज जो होते हैं वो वजन में कैसे होते हैं? हल्के होते हैं। वजन में वो हल्के होते हैं।
फिर आपके अगला प्रश्न है कि बीज में डालने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। तो सॉरी, मिट्टी में बीज डालने की जो प्रक्रिया होती है उसको अपन क्या कहते हैं, बुआई कहा जाता है। और बुआई के लिए जो मशीन काम में लेते हैं उसको क्या, कौन सी मशीन होती है, वो सीड ड्रिल मशीन काम में ली जाती है। सीड ड्रिल का काम लिया जाता है बुआई करने के लिए। फिर आपके अगला प्रश्न ये है कि ईंधन के रूप में एलपीजी और आपके सीएनजी की तुलना करनी। तो एलपीजी जो है एक आपके जो कम प्रदूषक होती है और इसमें लकड़ी जो होती है वो काफ़ी प्रदूषक गैस, प्रदूषक ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करना है। जीवाणु, तो जीवाणु ये हैजा से जो फैलता है वो जीवाणु से फैलता है। राइजोबियम नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में काम आता है। विषाणु ये एड्स का जन कारक होता है। और लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। तो आपको सत्य असत्य बताना है कि बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन नहीं कर सकता, तो ये तो गलत हो जाएगा। बल किसी भी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, ये आपके असत्य होगा। नेक्स्ट है, मांसपेशियों की क्रिया से लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं, तो ये बिल्कुल आपके सत्य हो जाएगा। पेशीय बल आपके संपर्क बल का उदाहरण है, याद रखना। घर्षण बल असंपर्क बल का उदाहरण है, तो ये आपके असत्य हो जाएगा। घर्षण बल तो आपके संपर्क बल का उदाहरण है। असंपर्क बल कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय बल है, जिसमें वस्तुओं के बीच में संपर्क की जरूरत नहीं होती है, तो ये आपके असत्य हो जाएगा। ये भी आपके असत्य होगा। दो अवस्थित वस्तुओं के बीच में एक बल लगता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपके। फिर आपके एक शब्द में उत्तर देना होगा 17वें प्रश्न में। तो जनन अंगों का परिपक्व होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसमें आपको भरना है हार्मोन के द्वारा ये नियंत्रित होता है। हार्मोन अलग अलग प्रकार के आपके हार्मोन्स होते हैं, जैसे अलग अलग ग्रंथियों के द्वारा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा पिट्यूटरी हार्मोन है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन है, एड्रीनलिन हार्मोन है, अग्न्याशय के द्वारा जो अलग अलग हार्मोन है वो सभी, इससे इंसुलिन हार्मोन है, और ये सभी जो हार्मोन है वो उसके द्वारा जनन अंगों का परिपक्व होना नियंत्रित होता है। रुधिर में नमक की मात्रा का संतुलन किस हार्मोन से होता है, तो ये एड्रीनल हार्मोन के द्वारा होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे एड्रीनलिन हार्मोन के द्वारा ये नियंत्रित किया जाता है। रुधिर में अगर जो आयोडीन की मात्रा है, तो आयोडीन जो होता है उसकी कमी से जो रोग होता है वो थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है और थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है। इस कारण से जो गोइटर नामक व्याधि होती है, गोइटर क्या होता है, गोइटर एक बीमारी होती है जिससे जो व्यक्ति का गला फूलकर सूज जाता है, जिसको गोइटर या गलगंड भी कहते हैं। इसको गलगंड के दो या गेंगा के दो, ये सभी इसी के नाम है। गलगंड या गेंगा सभी इसी के नाम। फिर आपके अगला प्रश्न है कि मधुमेह रोग किस ग्रंथि से संबंधित है, तो ये मधुमेह जो रोग है वो आपके अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा संबंधित हैं। तो अग्न्याशय ग्रंथि से जो हार्मोन स्राव होता है उसका नाम है आपके इंसुलिन, और इंसुलिन की कमी जो रोग होता है उसको मधुमेह रोग कहा जाता है। एड्स जो रोग है उसका वायरस का नाम क्या है, तो एड्स के जो रोग हैं इसका वायरस का नाम है HIV। HIV इस एड्स के रोग का जो वायरस है उसका पूरा नाम है ह्यूमन। तो एड्स के वायरस का नाम आपकी क्या याद करना है, HIV। तो आपको एक तो एड्स का पूरा नाम बताना है AIDS एड्स का, और एक आपको जो HIV का पूरा नाम कमेंट करके बताना है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि टिप्पणी लिखनी, इसमें आपको संकटात्मक और विलुप्त स्पीशीज के ऊपर या फिर आपको वन्य जीव प्राणी एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के ऊपर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो संकटात्मक क्या होता है, वे जो जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है, यानी कि वो गायब हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं, इनको क्या कहते हैं, संकटात्मक जंतु कहा जाता है। जैसे डायनासोर है, जैसे गोडावण है, तो गोडावण एक आपका संकटात्मक जंतु है। विलुप्त स्पीशीज क्या होती है, जो दुनिया से गायब हो चुके हैं, जो दुनिया से गायब हो चुके हैं उनको विलुप्त स्पीशीज कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए डायनासोर, तो डायनासोर एक विलुप्त जंतु का उदाहरण हो जाएगा। एक प्रश्न आपके लिए ये है कि किस पुस्तक में जो संकटात्मक जो स्पीशीज है इसका जो रिकॉर्ड रखा जाता है, कौन सी पुस्तक में संकटात्मक जो स्पीशीज है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, उस बुक का नाम आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है फिर आपके ये वन्य प्राणी उद्यान, और इसके अलावा आपके क्या दे रखा है, ये वन्य प्राणी उद्यान के अलावा दे रखा आपको ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये क्या होते हैं, इनको देख लेते हैं। पहले वन्य जीव उद्यान के बारे में देख लेते हैं। तो वह क्षेत्र जहाँ जंतु और उनके आवास को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान विक्षोभ से जो वो सुरक्षित रहते हैं उनको वन्य जीव प्राणी उद्यान कहा जाता है इनको। और राष्ट्रीय उद्यान जहाँ वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, स्वतंत्र रूप से वो आवास और प्राकृतिक जो संसाधन होता है उनका उपयोग कर सकते हैं जंतु, उनको अपन राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या होता है कि वन्य जीव पौधे और जंतु संसाधन और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग का जीवन यापन करने का विशाल क्षेत्र होता है, उसको अपन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो आपको याद कर लेना है, सतपुड़ा है। तो सतपुड़ा भारत का पहला जो जैव मंडल आरक्षित
क्षेत्र हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है कि सर्पी जो घर्षण है व्याख्या करनी है। सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से कम क्यों होता है? तो सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से कम होता है क्योंकि वस्तु सर्पी घर्षण में चलती हैं, और स्थितिक घर्षण अधिक होता है क्योंकि इसने जो गति को रोक दिया है। अगला प्रश्न आपका ये है कि जो मानव का कान, इसका नामांकित चित्र बनाना है और स्पष्ट करना है कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये आपके मानव का जो आपके कान दे रखा है, इसका आपको नामांकित चित्र यहाँ से ये बना लेना है। आपकी किताब में दे रखा है, ये वाला नामांकित चित्र आपको बना लेना है। ये आंतरकर्ण होता है, एक कर्ण पटा होता है, और यहाँ पर आपको जो इसका कान का नामांकित चित्र बनाना है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि तड़ित चालक क्या है और यह भवनों को तड़ित से कैसे बचाता है? तो ये देखिए आपके तड़ित चालक के बारे में। तो तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति होती है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की एक धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है, और इस छड़ का जो एक सिरा होता है वायु में खुला रखा जाता है। तो एक सिरा तो वायु में खुला रखा जाता है, और इसका जो दूसरा सिरा होता है वो ज़मीन में काफ़ी गहराई तक दबा देते हैं। और धातु की जो छड़ होती है वो विद्युत आवेश को ज़मीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ का कार्य करती हैं। और भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, वायु तार और जल पाइप भी कुछ सीमा तक जो हमारा बचाव करते हैं, और परंतु जो तड़ी झंझावत के समय जो इन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें करंट फ्लो होता है। ये इस प्रकार से तड़ी झंझावत का आपको जो एक नामांकित चित्र बना लेना है। ये तांबे की प्लेट है और ये ऊपर आपके जो तड़ी चालक लगा हुआ है इस घर के ऊपर, तो ये वाला डायग्राम आपको अच्छे से बना लेना है। एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि 26 जनवरी 2001 को जो भारत के किस स्थान पर भूकंप आया था? 26 जनवरी 2001 को भारत के किस स्थान पर भूकंप आया था? तो ये डेट आपको याद कर लेनी है, 26 जनवरी, ठीक है, 2001। 26 जनवरी 2001 को भारत के किस स्थान पर भूकंप आया था? कमेंट करके बताना है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि परावर्तन किसे कहते हैं? नियमित परावर्तन और विशिष्ट परावर्तन का चित्र बनाकर समझाइए। तो इसमें आपको परावर्तन का जो परिभाषा देकर के नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन का डायग्राम बनाकर आपको समझाना। तो परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन एक प्रकार की घटना है, प्रकाशिक घटना है। जब कोई जो प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तक की घटना कहा जाता है। आने वाली जो किरण होती है उसको अपन आपतित किरण कहते हैं, और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, और एक बीच में एक काल्पनिक 90 डिग्री का कोण बनाता है, इसको अपन अभिलंब कहते हैं। तो परावर्तन के कुछ नियम है वो भी आपको याद कर लेना है। परावर्तन का नियम है कि एक तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो मान है वो हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण का जो मान है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये परावर्तन का एक नियम है। और परावर्तन का नियम कौन सा है? तो परावर्तन का जो एक तो ये डायग्राम आपको याद कर लेना है, इसमें कोण I बराबर कोण R होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण में बराबर इस प्रकार से आपको बताना है, ये डायग्राम आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके अलावा आपके जो दूसरा नियम ये है कि आपतित किरण, अभिलंब और आपके परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ये दूसरा नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये आपतन बिंदु पर एक ही तल में स्थित होते हैं, ये आपतन परावर्तन का ये दूसरा नियम कहलाता है। फिर आपके नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन। तो जब सभी किरणें समांतर खुरदरे पृष्ठ पर जो आपतित होती है तो परावर्तन के बाद में वो अलग अलग दिशा में बिखर जाती है या परावर्तित हो जाती है, उसको अपन विस्तृत परावर्तन कहते हैं। लेकिन आपतित किरण जब किसी जो चिकने पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के बाद वापस जो समतल दर्पण जैसे पृष्ठ पर पड़ती है तो वापस वो समांतर ही जाती है, तो उसको अपन नियमित परावर्तन कहते हैं। ये नियमित परावर्तन का उदाहरण ये, जैसे किरणें समांतर आएगी वैसे ही वापस समांतर जाएगी। तो ये आपके विस्तृत परावर्तन का उदाहरण है, इसका जो फोटो आपको यहाँ से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पेट्रोलियम निर्माण की जो प्रक्रम है उसको समझाना है, और दूसरे में आपको बताना है जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होने वाले जीवाश्म ईंधन जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है क्यों, इनका आपको वर्णन करना है। फिर मानव का जो वाक्य यंत्र है इसका नामांकित चित्र बनाना है। इसके अथवा में क्वेश्चन है पेट्रोल डीजल की बचत है तो आप वाहन चालकों को क्या क्या सुझाव देंगे। वो जो चारों ही सुझाव आपको ऊपर बताए थे PCR के द्वारा, वो चारों सुझाव इसमें आपको याद कर लेने हैं। फिर इसके बाद अथवा में आपके क्वेश्चन दे रखा है कि जैव विविधता संरक्षण के आपके उपाय बताने हैं, और किशोरावस्था को परिभाषित करके यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची आपको इसमें बनानी है। इसके अगला जो प्रश्न आपके दे रखा है ये कि मेंढक में कायंत्रण को सचित्र वर्णन करना है, और कमानीदार तुला का नामांकित चित्र बनाकर इसका उपयोग लिखना है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसको दर्शाने वाला वो डायग्राम आपको इसमें बनाना है। जंतुओं में निषेचन कितने प्रकार का होता है, और निषेचन की क्रिया और को सचित्र वर्णन कीजिए। ब्रेल लिपि क्या है, इसका संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, और सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से कम क्यों होता है वर्णन करना है। इसके अलावा आगे का जो अगला क्वेश्चन है ये
कि विद्युत लेपन विधि किसको कहा जाता है, इसके दो उपयोग लिखिए और विद्युत लेपन का सरल परिपथ का नामांकित चित्र बनाना है। दाब किसे कहते हैं, दाब का सूत्र और उसका मात्रक लिखना है। इसके अथवा में क्वेश्चन आपके नींबू के जल में विद्युत चालन का परीक्षण का चित्र बनाइए और एक उदाहरण द्वारा समझिए कि बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। तो एक तो आपको ये डायग्राम देख लेना है जिसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, इसमें ये वाला डायग्राम आपको उसमें बनाना है। एक फिर आपको ये वाला जो नींबू के रस में अथवा सिरके में विद्युत चालन का जो परीक्षण करना है इसका नामांकित परिपथ बनाना, तो ये वाला डायग्राम आपको उसमें बना। एलईडी का नामांकित चित्र पूछे तो आपको ये वाला डायग्राम आपको बनाना है और एलईडी का पूरा नाम भी आपको याद होना चाहिए, लाइट इमिटिंग डायोड इसका पूरा नाम होता है और इसमें दो तार जुड़े होते हैं और इन तारों को लीड कहा जाता है। एक तार दूसरे तार से थोड़ा जो लंबा होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो लंबा तार होता है वो सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से उसको जोड़ा जाता है और छोटे तार को ऋण टर्मिनल से उसको जोड़ा जाता है। फिर आपका ये प्रश्न है कि जल से विद्युत धारा का प्रभावित करने का जो नामांकित चित्र है उसका आपको वर्णन करना है, ये वाला डायग्राम आपको उसमें बना लेना है। आलू की चालकता का परीक्षण के लिए आपको प्रश्न पूछे तो फिर आपको ये वाला डायग्राम इसमें आपको ये बनाना है, आलू की चालकता का परीक्षण। एक आपके प्रश्न ये आया था कि विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ सरल परिपथ बताइए, तो ये वाला जो डायग्राम आपको उसमें बनाना है, ये विद्युत लेपन को दर्शाता हुआ सरल परिपथ है जिसमें आपकी ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, तांबे की प्लेट लगी हुई है दोनों और इनको एक बैटरी के द्वारा इनको जोड़ा गए हैं। तो इसमें आपको जो विद्युत लेपन को दर्शाता है सरल परिपथ आपको इसमें ये बनाना है। और एक आपके डायग्राम दे रखा है ये वाला तीसरे क्वेश्चन में 1 से 3 द्रवों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण दर्शानुसार चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सके, तो यहाँ पर ये वाला डायग्राम आपको तैयार करना है। मानव के वाक यंत्र का आपको जिसमें नामांकित चित्र पूछे तो ये वाला डायग्राम आपको उसमें बनाना है। मानव का जो वाक यंत्र है इसका नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से आपको मैंने जो पहला जो मॉडल पेपर था वो उसमें आपको बता दिया, दूसरा मॉडल पेपर ये और इसका जो पहला मॉडल पेपर है वो भी आपको यहाँ पे सॉल्व करवा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपके पास जो नोटिफिकेशन नहीं आएगा अब ये, क्योंकि वो चैनल आपका जो कम्युनिटी गाइडलाइन के कारण अब जो 7 दिन के लिए उसमें अपलोडिंग रोकी हुई है, तो आपका जो इसमें वीडियोज़ वगैरह है वो आपको सही समय पर नहीं मिल पाएंगे। तो आप जो अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप में मैं आपको जो वीडियो का जो लिंक है वो उपलब्ध करवा दूँगा। इसके अलावा अपने ऐप के ऊपर आपके जो टेस्ट डाल रखे हैं उन टेस्ट को ज़रूर देना। आपके जो एक मैंने 160 क्वेश्चन का जो आपका एक टेस्ट डाल रखा है उसको दे देना, ताकि इसमें आपके जो अच्छे प्रश्न हो सकें। तो ये सभी प्रश्न आप जो दे देना टेस्ट के रूप में और ऐप को डाउनलोड करके अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के नीचे ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।